हाय गाइस। आज का वीडियो कुछ खास तो नहीं है, लेकिन एक सतर्क रहने के लिए वीडियो था। यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया था, लेकिन उसमें कंटेंट भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट है, जैसे ट्रैवल के रिलेटेड हो गए, एजुकेशन रिलेटेड, कैरियर प्रोस्पेक्ट, क्रिकेट, जो करंट अफेयर्स है उसके रिलेटेड। लेकिन इन सब से हटके अगर कुछ टॉपिक है और किसी के बारे में बात करनी चाहिए, बाकी सारे टॉपिक इसके सामने बहुत ही कम लगते हैं और बहुत ही उनके वेटेज बहुत ही कम लगते हैं। आज का जो सिचुएशन है, जो चल रहा है हमारे देश में, जिस जिस तरह के हालात हैं, उनको देखते हुए ये बाकी टॉपिक्स पे बात करना अभी तो मुझे लगता भी नहीं कि कोई मतलब है। क्योंकि जो हमारा जो सिचुएशन अभी खड़ा हुआ है, और अगर हम उससे निकल जाएं बाहर, तब जाके बाकी जो टॉपिक्स हैं, बाकी जो कंटेंट है, वो रेलेवेंट रहते हैं। लेकिन अभी तो स्ट्रगल सर्वाइवल की बन चुकी है। इस तरह के हालात हैं। और आप किसी भी बड़े स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका की बात करें, गुजरात की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, नॉर्दर्न स्टेट आप कुछ भी ले, यूपी की बात करें, फिर आप तमिलनाडु की बात करें, पंजाब की बात करें, ये जो भी हैं, जितने भी स्टेट है, जितने भी शहर हैं आपके, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी नेम इट, बैंगलोर फॉर दैट मैटर, ये सब जो मेट्रोज़ हैं, ये जो जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, इनमें हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हमारे कंट्री की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुकी है। और ठीक है, न्यूज़ आता है कि आज 4 लाख केस हुए, पॉजिटिव केसेस आए, और 3.5 लाख उसमें से रिकवर भी हो गए हैं। लेकिन अगर आप इमेजिन करें, 4 लाख पर डे केसेस आ रहे हैं, और बहुत जल्दी 5 6 6 लाख भी आने लगेंगे। तो 5 लाख अगर एक दिन का आता है, तो 1.5 करोड़ एक महीने का। आप इमेजिन करें, अभी जो सिचुएशन है, उसके जो हालात चल रहे हैं, उनको अगर देखा जाए तो जो अपना हेल्थ सेक्टर है, जो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी है। हम इतने बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं कि हमारी प्रिपरेटरी, जो हम कहते हैं कि सिस्टम जो है, वो कितनी नाजुक थी और कितना लूप होल्स है इसमें। एक 1.5 बिलियन लोगों की एक कंट्री है, सिर्फ काम चलाओ जैसा चल रहा था। डिफरेंट डिफरेंट बीमारियाँ, डिफरेंट हमें बीमारीज़ होते हैं, या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, तरह तरह के डिजीज़ेस हैं। उन सबको अगर देखा जाए तो इस उन सबको अगर देखा जाए, उनका अगर स्प्लिट कर दिया जाए, तो समहाउ वो मैनेज हो जाता था, या फिर मैनेज नहीं भी होता था। पर वो कभी भी नेशनल टेलीविज़न में आया नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल के स्टेज तक रहती थी, क्योंकि हर लोगों का अपना अपना प्रॉब्लम था, तो वो अप्रोच करते थे जो मेडिकल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ जाते थे और अपना इलाज कराते थे। ट्रीटमेंट जो भी होता था, सही होता था, ख़राब होता था, उसमें भी बहुत बड़ा डिबेट है, चलिए। लेकिन वो तो खैर जब सिचुएशन नॉर्मल थी। अभी जो सिचुएशन है, इतनी ड्रेडफुल है। पूरी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं,
उससे उसमें अगर देखें तो ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे थे ये लोग। आज जब 70 साल हो गया हमें आज़ादी मिले हुए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, गवर्नमेंट अपनी कितनी कारगर है, कितना हमने एक रोड तो छोड़ दीजिए, जिस तरह के रोड्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो धब्बा है ही। मतलब एक एक सिटी नहीं है आपके पास, एक इतने बड़े कंट्री में एक एक सिटी नहीं है जिसमें आप कह सकें कि जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, जो कंट्रोल कर सकती है। मतलब सारे, अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम बोलें या फिर ट्रैवल कम्यूट की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन जो भी हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एवरीथिंग, वो सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इतना बहुत सही और बहुत ए ग्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हर कोई आना चाहता है, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिटी। ऐसा कुछ भी नहीं। अ, बहुत ही ऐसा कोई सिटी तो पहली बात तो है ही नहीं जिसमें ऐसा कुछ डेवलपमेंट आपको दिखने को मिले। जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, अगर आप बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर ले तो ना के बराबर ही है। इतना तो भाई 70 साल के बाद, और जितना पैसा, जितना टैक्स एक टैक्स पेयर देता है, उससे तो इतनी उम्मीद कर सकता है वो। और चलिए, वो तो उम्मीद करता भी नहीं, हम जो टैक्स पेयर्स हैं हम तो उम्मीद करते भी नहीं है कि हमें क्या मिलता है उससे। हम सिर्फ गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए हम ये मान के चलते हैं अपनी डिफेंस के पास वो पैसा जाता है, अपनी जो डिफेंस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बरकरार रखने के लिए उसमें बहुत सारा जो चंक है उसके लिए जाता है। एग्रीड। लेकिन बाकी हॉस्पिटलाइजेशन, एजुकेशन, इन सब की ओर तो कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं। और जस्ट चल रहा था ऐसे। लोग यहाँ से पढ़ाई करते थे, जो अच्छे कॉलेज से पढ़े, यहाँ पे पढ़ाई की, जॉब लगी, बाहर जॉब लगी, ब्रेन ब्रेन ड्रेन का सिचुएशन तो था ही। और अच्छी बात है, ब्रेन ड्रेन की बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास आपको एक मौका मिलता है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलती है, आप बोलते हो कि मतलब मैं ज़िंदगी में कुछ सपने आप देखते हैं और कुछ हासिल करना चाहते हैं, और एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो इसलिए आप बाहर की कंट्री चले जाते हैं। मन हो ना हो, लेकिन फिर भी आप चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है आपकी, और सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। डिफरेंट जो यहाँ पे टेंशन्स हैं, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स जो हैं उनसे दूर रहते हैं आप, और फिर वहाँ पे आप दूसरे अब्रॉड जाके आप सेटल हो जाते हैं। वो डेफिनेटली वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप वापस रुक करना चाहते हैं वही चीज़ें आपके सामने आती है, कोई ज़्यादा कुछ बदला नहीं हुआ था। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इंडिया में भरमार है, इतने लोग हैं, इतने टैलेंटेड है। एजुकेशन भी मैं बोलूँगा, अगर बहुत ही कम परसेंटेज है पॉपुलेशन का जो एजुकेटेड और लिटरेट है, लेकिन वो भी अगर सारे वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा है नंबर में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और तो डेफिनेटली तो उन्हें बाहर अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो जाते भी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हमें कुछ नहीं मिलने वाला? जो वो तो सिचुएशन हो जाती थी, लोग जाके उसको अवेल करते थे, लेकिन यहाँ पे जब अभी पैंडेमिक हुआ है, एक क्राइसिस हुआ है, उसके लिए हम कितने तैयार हैं? हम कुछ भी तैयार नहीं। ऐसी हालत है, बाहर अगर आप जाएं तो बेड नहीं मिलता है, एक ऑक्सीजन तक हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, जो कि एक नेसेसिटी है। हर हॉस्पिटल, हर एक मेडिकल टर्म्स में बोले तो वो सबसे एक ज़रूरी और बेसिक नेसेसिटी है, वो तक हम मुहैया नहीं करा सकते। हम उसको अरेंज नहीं करा पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हर रोज़ लोग 2-3 हज़ार भी मर रहे हैं। तो अगर मैं 2-3 हज़ार में बोलूँ तो ये शायद एक सागर में से बूंद वाली बात हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कैलकुलेट करें उन चीज़ों को और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि दिन का अगर 5 लाख आता है तो 1.5 करोड़ हो जाता है एक महीने का, तब तो बिल्कुल ही तहस नहस हो जाएगा, और हो भी रहा है। ठीक है, ये हो भी रहा है, और थर्ड वेव आना बाकी है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो अ, अगर 2-3 हज़ार भी लोग मर रहे हैं दिन में, तो टोटल अगर एक महीने की बात करें तो 60 हज़ार लोग
नाउ 60,000 इज अ बिग नंबर, और उसी को अगर आप 3 महीने की बात करें, क्वार्टर की बात करें, तो 1,80,000, 1,80,000 लोग मर रहे हैं हर क्वार्टर में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की हालत है। और यानी 1 साल के अंदर अंदर आपके 5 लाख लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गंवा बैठेंगे। वो तो सिर्फ ये नंबर्स हैं, उससे भी बुरी हालत है। लोगों को बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन तो मैंने कहा ही, हॉस्पिटल्स में काफ़ी कमी है। और देखिए, पहली बात है, डॉक्टर्स हो गए, ये सब हो गए, ये कितने आप लेके आ जाएंगे। और एक एक नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है। और वहाँ पे भी अगर आप उनको लेवल्स की बात करें तो न्यू कमर्स भी रहते हैं उसमें, एज इन की फ्रेशर्स भी रहते हैं, कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर भी रहते हैं, और बहुत ही एक एलिट क्लब के भी डॉक्टर्स रहते हैं, सर्जन्स रहते हैं, मतलब एक्सपीरियंस के साथ, जब जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही मंझे हुए डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। और ये डिफरेंट वेरिएंट्स बनता है इसका, और ये वायरस का जिस डिफरेंट वेरिएंट्स बन रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए उतनी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए सारे डॉक्टर्स के पास। और जो खुराक हम कहते हैं, मेडिसिन की हम बात करते हैं, या फिर डायग्नोसिस की हम बात करते हैं, तो उस तरह का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो अगर आप देखें तो वो बहुत गिने चुने लोग ही हैं। मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिल भी जाती है, ये गारंटी नहीं है कि वो आपका ठीक डायग्नोसिस होता है, क्योंकि वो उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब कहेंगे कि कोरोना वायरस का एक्सपीरियंस किसके पास है? नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। लेकिन पिछले साल से अगर हम बात करें तो डॉक्टर उस पर इलाज कर रहे हैं, तो उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आ गया। प्लस उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंट डिजीजेज, डिफरेंट इन्फेक्शन के साथ, वायरोलॉजी के साथ उनमें उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस भी काम आता है। मैं उसके लिहाज से अगर बात करूँ तो वो भी बहुत कम है। वो भी एक एक तकरीबन कुछ आपको एक 4-5% ही लोग डॉक्टर्स मिलेंगे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में। बाकी तो नए हैं, लेकिन वो भी अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इसकी ट्रीटमेंट की जाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या अभी सिचुएशन है। गवर्नमेंट का क्या रवैया है, वो क्या करने जा रही है। और सबसे पहली बात, ये जो चीज़ें हैं, ये वायरस तो फैला हुआ ही है। लास्ट ईयर डब्ल्यूएचओ ने कहा था भाई, ये भाई सरफेस टचिंग या फिर किसी, अगर विथ विथ टचेस, ये जो है ये फैलता है। लेकिन इस बार ये क्लियर हो गया कि ये एयरबॉर्न बन चुका है। अब एयरबॉर्न बन चुका है मतलब ये आप हवा में भी, हवा भी दूषित हो चुकी है अभी। तो जो कहते हैं हम, सांस लेना दुश्वार है, और सही बात है, क्योंकि हवा भी अभी दूषित हो चुकी है। आप अ, मतलब अगर आप ब्रीद इन भी करते हैं विदाउट मास्क अगर जाते हैं, तो एक हाई एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है कि आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं इसके बारे में। और दूसरी बात यह है कि अभी वैक्सीन ही एक एक तरीके का, एक हमारे पास संजीवनी बूटी हम कह सकते हैं उसको, कि वो क्या करता है, जब हम लगाते हैं तो अगर 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन अगर हम लगाते हैं, तो वो रेजिस्टेंस पैदा करता है, एंटीबॉडीज़ पैदा करता है हमारे अंदर, जो सक्षम है लड़ने के लिए वायरस से। ना वायरस जो है, उसको ये चीज़ पता लग चुकी है, क्योंकि सिर्फ एंटीबॉडीज़ की बात नहीं है, लेकिन जब पिछले साल जब किसी को कोविड होता भी था, जो घर में आइसोलेट होके ट्रीटमेंट अपना कर लेते थे, थोड़े बहुत मेडिसिन खा के वो ठीक भी हो जाते थे, द रीज़न बिंग वो नया था। और आप अपने अंदर आप एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेते थे, और बिकॉज आपकी इम्यून सिस्टम भी थोड़ी बहुत उस पर फाइट कर सकती थी, तो वायरस वो न्यूट्रलाइज हो जाती थी। लेकिन अभी उसको क्योंकि पता लग चुका है, और जैसे तो वायरस अपना एक वेरिएंट क्रिएट करता है फिर, जो उसके रेजिस्टेंस को रोके, बॉडी के जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है उसको रोके, तो इसलिए न्यू वेरिएंट्स अभी उसके आ गए हैं ना। उसके जो न्यू वेरिएंट्स है, चूँकि वो एयरबॉर्न भी हो चुका है अभी, सिर्फ सरफेस टचिंग से ये चीज़ नहीं होती है, और तो ये और ज़्यादा घातक हो चुका है।
तो अभी इसके लिए क्या है, जो वैक्सीन्स ही हैं जो आपके बॉडी में आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है और एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं, वो चाहिए। अब वैक्सीन्स लगाने के लिए वैक्सीन्स होने भी चाहिए। जो अब कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि 1 मई से 18+ वालों को वैक्सीन्स वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्टर करें कोविन या जो भी लिंक आपको मिलता है जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, वहाँ आपको निराशा ही मिलेगी क्योंकि वैक्सीन तो है ही नहीं। जो दो वैक्सीन जो इंडिया में चलते हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड के मालिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पूनावाला, वो तो लंदन चले गए हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न। उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स आए हैं और यही है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। और जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है अभी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अभी वो इंडिया का, क्योंकि उसी से जिंदगी मिल रही है लोगों को और वो चाह चुका है। और सही बात है, क्योंकि अगर अगर आप खुद ही सिक्योर नहीं है और आप दूसरों को क्या आप लाइफ सेविंग ड्रग्स देंगे? आपको जब आपकी लाइफ जब जब सिक्योर नहीं है तो क्यों आप गड्ढे में हाथ डालेंगे? तो इस तरह का माहौल है। जो वैक्सीन हमारे पास है नहीं, वैक्सीनेशन हम कैसे करें? एक 1-2 महीने तो वैसे ही हमें मिलने में लग जाएंगे। और 18+ की अगर बात की जाए, उस एज ग्रुप में 45 के नीचे तक, 18+ टू 45 तक ये एज ग्रुप है, उसके 97 करोड़ लोग आते हैं। 97 करोड़। तो आप जिस जिस स्पीड से हम चल रहे हैं और जिस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं टू बी ऑनेस्ट, ये बस चल रहा है। और आप अपने आप को अश्योर करके चले, अगर अभी तक आप इन्फेक्टेड नहीं हैं तो आप लक्की हैं, क्योंकि इस तरह इस कदर फैल चुका है कि आप आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ भी करें शायद से वो हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप घर पे बंधे रहेंगे और जो कि रहना चाहिए। कहते तो हैं, बहुत एक डायरेक्टिव्स आ जाता है कि आप घर पे रहिए, स्टे एट होम, मास्क लगाइए, सब कुछ करें। बिल्कुल ठीक है, आप अपने आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले रहे हैं और अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप विटामिन सी खाएं। डिफरेंट टैबलेट्स हैं, नुस्खे तो खैर भरमार है उसकी। आप करें अपने आप को, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन फिर आप क्या करेंगे? लेकिन जब कुछ जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका नहीं है और आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली उसका डायरेक्शन क्या है, सिर्फ ऐड और कैंपेनिंग कर देने से ये चीज़ें नहीं होती हैं। उसको सॉल्यूशन देना होता है और सॉल्यूशन किसी के पास अभी है नहीं उसका। वैक्सीनेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है और जिसकी कमी है। डेफिनेटली 1-2 महीने में वो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद इतने सारे लोग हैं, 97 करोड़ लोग हैं, उन तक पहुंचते पहुंचते 3-4 साल तो लग जाएंगे, ये तो तय है। तो आप अंदाज़ा लगाएं। और वो सिर्फ नॉर्मल सिनेरियो में, अगर सब कुछ ठीक रहा, हर सेंटर ठीक से काम कर रहा है, उतने स्टॉक से अपने पास उतने मैन्युफैक्चर्स हो रही हैं, और आप हम हर डोज के बाद जो जो एक टाइम है उसका, वो प्रॉपर टाइम के साथ आप अपने आप को वैक्सीनेटेड आप हो रहे हैं, तब तब भी 2-3 साल लग जाएंगे। और जिस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सेक्टर है और सिचुएशन जो देख रहे हैं आप, तो लगा लीजिए अंदाज़ा कि 4 साल 5 साल लग जाएगा। तो 2021 में आप हैं। अगर मैं पेसिमिस्ट ना हूँ और पूरे ऑप्टिमिज्म के साथ भी कहूँ, तो क्या आप 2026 तक बिना इन्फेक्टेड हुए रह सकते हैं? अगर आप रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। और अगर आप इसके चपेटे में आ जाते हैं तो इतना समझ लीजिए कि ये फिर दो धारी तलवार है। और या तो आप बच के निकल जाएंगे
आप हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। घर पे शायद आप घर पे ही ठीक हो जाएं, अपने आप को आइसोलेट करके अगर रखते हैं और नॉर्मल ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन हो सकता है ये भी हो सकता है आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करे, ये भी हो सकता है हॉस्पिटलाइज्ड हुए। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो सिचुएशन जितनी बदतर है अभी हॉस्पिटल्स की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है ये, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, और आप जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 50% रह गई है। या तो आप जिएंगे, या तो सच में बहुत ही क्रिटिकल स्टेज आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो और इस डर के साथ आपको 4 5 6 साल निकालने, तो क्या दुर्दशा है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बस इतना ही कहना था। एक्चुअली ये भड़ास ही है जो मैं निकाल रहा हूँ, और तुरंत उठ के मैंने वीडियो बनाया है। ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब एज इन बैकग्राउंड मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ, और मैंने अपना कैमरा ऑन किया और ये वीडियो बनाया, और जस्ट मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया। इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू।